हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ नीट का एक टॉपर स्टूडेंट मौजूद है जो बिहार के कटिहार से आता है और नाम है कृष अग्रवाल। बिहार से कोटा तक का सफ़र तय किया और 2 साल की अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा और सीखते सीखते मेहनत करते करते जिस सपने के साथ कोटा के साथ एलन के साथ जुड़े वो सपना पूरा कर दिखाया। तो चलिए बिना देर किए मैं स्वागत करती हूँ कृष अग्रवाल का। कृष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा कृष, रिजल्ट जब आया, आपने आंसर की से जब मैच किए कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, वो कैसा मोमेंट था और कैसे उसे एंजॉय किया? मैम मैं बहुत खुश था और मेरे फैमिली में भी सब बहुत खुश हुए जब मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि मेरे 715 आ रहे आउट ऑफ 720, क्योंकि जिसके लिए मैंने 2 साल मेहनत की उसका मतलब रिजल्ट आया। अच्छा, कितनी बार चेक किया होगा श्योर होने के लिए? वैसे तो खुद पे भरोसा होता है, लेकिन फिर भी खुद को ज़्यादा भरोसा दिलाने के लिए हम करते हैं ना कि एक से बार बार चेक करते हैं। मैंने जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन पहले 2 बार चेक किया। Okay. उसके बाद वापस से मतलब नंबर वाइज आंसर किया आया था, फिर वापस से एक और बार चेक किया रात में 2 बजे उठ के, एंड देन वापस दूसरे दिन एक और बार चेक किया था। अच्छा कृष, बिहार से कोटा आना ही आपने क्यों तय किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार से, यूपी से, इवन मैं बहुत सारे स्टेट्स के नाम ले सकती हूँ, जब कोटा आते हैं, हम कोटा को मिनी इंडिया भी कहते हैं। तो आपने कोटा आना क्यों तय किया था? आपको किसने एग्जैक्टली ये जानकारी दी कि कोटा में ये माहौल है? कोई आपकी फैमिली में है या फिर आपने अपने हिसाब से रिसर्च किया? मैम मेरी एक कज़िन दीदी थी, उन्होंने भी नीट यहीं से किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कंपटीशन मिलेगा और आप कहाँ स्टैंड करते हो नीट में, आपको वो कोटा में ही पता चलेगा। अच्छा, जब सबसे पहले आप कोटा आए होंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, वो पहला इंप्रेशन आप पर कैसा था कोटा का? मैं स्टार्टिंग में जब 11th में कोटा आया था मैं बहुत डर गया था इतने लोगों को देख के, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट होने लगे, मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एलन के साथ भी आपको 2 साल हो चुके हैं और एक लंबा सफ़र आपने एलन के साथ तय किया है। ऐसे में जब एलन के साथ जुड़े और वो फर्स्ट डे, वो पहला कदम, मैं कहूँगी किसी भी अच्छी चीज़ के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में ओरिएंटेशन का वो दिन कैसा था और क्या वहाँ से एकदम से लगा कि यार मैं एक सही जगह पे आ गया हूँ? क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन बहुत मोटिवेट करने वाला होता है। मैम उस दिन मुझे मतलब कि टीचर्स पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर्स मोटिवेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे क्या होता है, डाउट क्लासेस के बारे में बता रहे थे, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, कुछ ऐसा जो आपको याद है ओरिएंटेशन सेशन से, कोई लाइन याद है आपको? सर ने कहा था कि सनक होनी चाहिए जीतने की, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो ये लाइन सबके पास होती है कि सनक होनी चाहिए जीतने के लिए, और वो सनक मुझे लगता है आपने अपने अंदर पैदा की हुई थी। अच्छा, टॉपर से जब कोई सबसे पहले पूछता है तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि डेली रूटीन क्या रहा होगा? तो कृष का डेली रूटीन कैसा था? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 6 AM के आसपास उठता था, फिर थोड़ी देर प्राणायाम वगैरह करके ब्रेकफास्ट सब करने के बाद 7 to 7:30 के आसपास पढ़ने बैठ जाता था। फिर 12:30 के आसपास तक पढ़ता था, बीच बीच में थोड़ा देर म्यूज़िक सुन लेता था ताकि रिफ़्रेश हो सकूं। उसके बाद देन 2 बजे से कोचिंग होता था, तो कोचिंग के लिए तैयार होता था लंच करने के बाद। फिर 2 to 8:15 कोचिंग था, फिर वापस हॉस्टल 8:30 8:45 तक पहुंचता था। फिर डिनर करने के बाद 9:30 से 10 के आसपास मैं पढ़ने बैठ जाता था और 12 बजे तक पढ़ के सो जाता था। मतलब मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ ज़रूरी है। जैसे आपने मेंशन किया कि मैं टाइम पे उठता था, प्लस आप योगा भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, अपने शहर से, अपने घर से दूर रहना एक स्टूडेंट के लिए और अकेले अपनी उस जर्नी को जीना कितना मुश्किल होता है और क्या कुछ सीखा आपने अपनी इस जर्नी में? मैम ये मुश्किल तो बहुत होता है घर वालों से दूर रहना, लेकिन मतलब कि यहाँ आके मुझे अब वर्थ इट लगता है जब मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मैंने मनी मैनेजमेंट सीखा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते। एलन में रोज़ जाते ही प्रेयर कराते, तो कल्चर भी थोड़ा डेवलप हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम अपने शहर से, अपने घर से दूर हॉस्टल लाइफ जीते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, हॉस्टल लाइफ की कोई मेमोरीज, कुछ किस्से हैं आपके पास? मतलब हॉस्टल में साथ में दोस्त बन गए थे? हाँ, हम लोग के दोस्त थे, मतलब हम लोग टेस्ट के बाद हमेशा टेबल टेनिस, स्नूकर वगैरह सब खेलते थे हॉस्टल में, सब मिल के साथ में। मूवीज़ देखने का शौक है? हाँ, मतलब एग्ज़ाम के बाद देख लेता था। जैसे 21 डेज़ में एग्ज़ाम होते थे ना, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एनालिसिस करता था पेपर का। उसके बाद तो टाइम बचता ही था, तो थोड़ी देर मूवी देख लेता था। अच्छा कृष, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था? मतलब 11th और 12th 2 साल आपने एलन के साथ जिए। ऐसे में अगर क्लासरूम में पूछूं तो कभी मस्ती भी की है क्लास में और दोस्त बने? दोस्त थे क्लास में और मस्ती भी की है। टीचर्स भी बहुत मतलब कि हमेशा वो माहौल अच्छा रखते हैं क्लास का, मतलब पॉजिटिव वाइब देने के लिए टीचर्स भी अच्छे से मजाक करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। मतलब पढ़ने में मज़ा आता है। यस मैम। अच्छा, जब स्कूल से निकलकर कृष, जब आप कोचिंग आए तो क्या डिफरेंस आपने पाया?
मैम बहुत डिफरेंस था, मतलब कि यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। अच्छा कृष, एक हम कहते हैं ना कि लाइक बाहर से अगर किसी से भी सुनो तो कोटा फैकल्टीज एक इस वर्ड में बहुत मुझे लगता है एक Yes, वजन है, ma'am. बहुत पॉजिटिवनेस है, तो क्या वो आपने यहाँ पे आकर फील करी? हाँ, ये बिल्कुल फील किया है। मुझे तो लगता है एलन में यहाँ पर टॉप फैकल्टीज़ पढ़ा रहे एकदम। ओके अच्छा, क्रिश को भी कभी डाउट्स आते थे? क्योंकि हाँ। टॉपर्स को लेकर बहुत सारे हमने हमारे माइंड में मिथ भी सेट कर रखे हैं कि घंटों पढ़ाई की होगी, डाउट्स कभी आए ही नहीं होंगे, बैकलॉग कभी रहा ही नहीं होगा। क्या ये सब चीज़ें फैक्ट है, और अगर नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को कैसे डील करते थे? मैम बैकलॉग तो मेरा नहीं रहता था। टीचर्स हमेशा बोलते थे कि डेली का काम डेली करो, और मैंने टीचर्स की ये बात मानी, तो मुझे मेरा कभी बैकलॉग नहीं रहा। मैं डेली का काम डेली करता था, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत अच्छा है, डेली का काम डेली करना चाहिए। लेकिन डाउट्स मुझे आते थे, तो उसके लिए डाउट काउंटर में हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, और जो हमें पढ़ा रहे वो टीचर भी क्लास के बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होता है तो वहाँ बैठे रहते हैं, तो हम उनसे उस टाइम भी डाउट पूछ सकते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, पीसीबी को आपने कैसे मैनेज किया? सबका अपना अलग तरीका Yes, होता है, ma'am. पर क्या ऐसा होता था कि इस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, इसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, या फिर आप इक्वली टाइम देते थे तीनों सब्जेक्ट्स को? मैम एज सच मैंने टाइम नहीं बांटा हुआ था, मुझे बस डेली का काम डेली ख़त्म करना होता था। Okay. तो उसमें जितना टाइम लगे मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखता था। ओके मतलब जैसे आप बार बार जो एक चीज़ मेंशन कर रहे हो, मुझे समझ में आया कि आज का मुझे आज ही ख़त्म हाँ. करना है, आज ही पढ़ना है, ताकि मेरा पीछे का कुछ रह नहीं जाए। Yes, राइट? ma'am. ओके अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है? फिज़िक्स। आपको फिजिक्स पसंद है? क्रिश, मोस्टली स्टूडेंट्स को फिजिक्स से डर लगता है। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिज़िक्स ही पसंद है, क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब कि बोर नहीं लगता है कभी थोड़ा भी। ओके और एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में रॉन्ग हुआ, क्या वो कौन से उसमें था? फिज़िक्स में ही हो गया। तो जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है आपको, उसी में गलत हो गया। हाँ, वो सिली मिस्टेक थी एक। ओके अच्छा, तो आप सिली मिस्टेक्स के बारे में क्या कहोगे? बहुत बार हमें मॉक टेस्ट में आइडिया तो लग जाता है कि हम इन चीज़ों पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सिली मिस्टेक्स के लिए हमें एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखनी चाहिए, जो कि मैंने बनाया था। Okay. और उससे टाइम टू टाइम देखना चाहिए, उसमें लिख लेना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती की थी, ताकि हमें याद रहे कि हमें ये गलती वापस नहीं करनी है। उससे हमें बार बार देखना चाहिए, टेस्ट के पहले भी देख के रखना चाहिए, तो ताकि वो गलती हम दोबारा ना करें। अच्छा क्रिश, क्या कभी एग्ज़ाम का फियर हुआ है? और जैसे एलन में क्योंकि हर मंथ मॉक टेस्ट होता है, तो उससे एक आइडिया तो लग जाता है, क्या उस मॉक टेस्ट के ज़रिए एग्ज़ाम का फियर ख़त्म हो जाता है? और क्योंकि वो 3 घंटे मिलते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो पहले ही? मैम स्टार्टिंग में जब मैं 11th में आया था, पहला टेस्ट हुआ था, बहुत डर लगता था। फिर भी 2-3 टेस्ट तक तो ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे वो फियर हटते गया। और जिस दिन नीट था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि नीट है, मुझे लग रहा था एलन का मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, क्योंकि एलन इतने मेजर्स करा देते। मुझे लगता है लास्ट 2 महीने में उन्होंने 100 से ज़्यादा मेजर करा दिए 2-3 महीने में। तो आपको एक आइडिया लग जाता है, और कहीं ना कहीं जी। वो एग्जाम का फियर भी खत्म हो जाता है कि आज मेरा एग्जाम है, मेन डे, तो आप पहले से मुझे लगता है पैनिक नहीं होते हो, राइट? यस मैम। अच्छा, आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रही होगी? मतलब क्या पहले से कुछ ऐसा तय किया था कि मैं एग्जाम हॉल में ये 3 घंटे पहले ये पार्ट सॉल्व करूंगा, या फिर मैं सिली मिस्टेक्स को ऐसे अवॉइड करूंगा, या जो भी फॉर्मूलाज होंगे मैं उनको इस तरह से सॉल्व करूंगा? मतलब आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा? मैम एलन के मॉक टेस्ट देते देते स्ट्रैटेजी बन गई थी कि पहले मुझे बॉटनी स्टार्ट करना है। Okay. और मेरे ऐसा था OMR भरने के लिए भी कि मैं हर 50 क्वेश्चंस के बाद, जो भी राउंड 1 में मैंने क्वेश्चंस किए, तो उसके OMR फिर भर देता था 50 क्वेश्चन के बाद, ताकि लास्ट में पूरा एकदम वो लोड ना आ जाए OMR Okay. भरने का। उसके बाद फिर मैं जूलॉजी करता था, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, एंड देन लास्ट में फिज़िक्स पूरा टाइम। तो क्या कोई टाइम आपके पास बचता था, या फिर पूरे 3 घंटे में आप पेपर ही सॉल्व कर रहे थे? क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि लास्ट का हाफ एन आवर मुझे रीचेक के लिए रखना है। नहीं, मतलब मेरा फर्स्ट राउंड हो जाता था लगभग लाइक 2.5 आवर्स में, एंड देन हाफ आवर में मैं सेकंड राउंड करता था, तो मेरा आज सच कुछ टाइम बचता नहीं था, लास्ट में 20 मिनट्स। अच्छा, एग्जाम हॉल में कोई सिली मिस्टेक आपने की और आपको बाद में लगा कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता था वहाँ पे? वहाँ तो ऐसा कुछ, नीट के दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट दे दिए थे कि सब चीज़ का ही आइडिया हो गया था। ओके अच्छा क्रिश, कुछ स्टूडेंट्स से जब हम सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि उन्हें रिलैक्स होना था। तो आपके साथ ऐसा था, या फिर आप मैं कहूँगी लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाई कर रहे थे अपने? मैंने ऐसा सोचा था कि 3 से कुछ नहीं पढ़ूंगा, 3 और 4 को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट नोट्स पढ़ ही लेता हूँ जो मैंने बनाए थे, और NCERT के पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हुए थे जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एंड देन NCERT बायो में बहुत सारे डेटाज होते हैं, तो वो भी मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ था, तो मैं वही सब चीज़ बस 3rd और 4th को देख रहा था, और 5th को तो मैंने कुछ नहीं छुआ बुक। ओके अच्छा क्रिश, चलिए आपने NCERT को अभी मेंशन किया, तो मैं पूछ ही लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी सुन रहे होंगे, उनके लिए कि NCERT कितने इंपॉर्टेंट है आपके मॉड्यूल के साथ?
एनसीईआरटी बायो के लिए तो एकदम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायो में हमें लाइन टू लाइन सब चीज़ पूरा एनसीईआरटी का हर एक वर्ड पढ़ना है। और हाईलाइट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा बुक हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें हाईलाइट वही चीज़ करना चाहिए जो मतलब हमें याद ना रहे, जो हम बार बार भूल जाए। मतलब ये समझना ज़रूरी है कि मुझे क्या मेनली उसको हाईलाइट करना है। यस मैम। और साइड में हमें एनसीईआरटी में जो टीचर्स क्लास में बोलते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल की, वो हमें साइड में लिख लेनी चाहिए। मॉड्यूल तो एक बार रीड करना ही है, लेकिन एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। और सिमिलरली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो हमें बायो जैसी ही पढ़नी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब हो सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं अच्छे से थोड़ा। और फिजिक्स में तो एनसीईआरटी का उतना कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़नी चाहिए हमेशा हर चैप्टर के बाद। ओके अच्छा क्रिश, पढ़ाई में आप हमेशा से बहुत अच्छे रहे हो, या मैं कहूँगी कि पढ़ते पढ़ते एक टाइम के बाद ही समझा कि नहीं यार लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा और जो सपना मैं देख रहा हूँ उसे पूरा करना है। और ये डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? मैम मतलब कि पढ़ाई में स्टार्टिंग से तो नहीं, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कि रैंक वाइज रोल नंबर 17 21 ऐसे आती थी पहले, 5th 6th तक। फिर मैंने स्कूल चेंज किया था, उसके बाद 7th से मेरा मतलब कि मैं क्लास में ऑलमोस्ट टॉपर ही था, सेकंड में आया, फिर 8 9 में, फिर 8 9 10 में फर्स्ट में आने लगा था, तो ऐसे ही था। फिर फैमिली में आप पहले डॉक्टर बनने वाले हैं? हाँ जी मैम। अच्छा फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में दादा दादी है, मम्मी पापा है, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और ताई जी ताऊ जी है। अच्छा पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। और मम्मा? मम्मा होम मेकर। तो कोटा में आप अकेले रहे थे 2 साल? जी मैं अकेले था 2 साल। और बहनें क्या करती हैं? बहनें कॉमर्स ली थी। ओके तो मुझे लगता है कि घर में सब बहुत प्राउड होंगे आप पे, क्योंकि आप फैमिली के पहले डॉक्टर बनने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर बन के क्या करने वाले हो? डॉक्टर बन के तो मुझे मतलब कि मेडिकल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है। ओके अच्छा बहुत सारी बातें आपने बहुत डिटेल से मुझे बताई। कोटा शहर के बारे में आप क्या कहोगे, वो स्टूडेंट्स जो कहीं सोच रहे हैं कोटा आने के बारे में और वो फिलहाल ये इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कोटा में वो पढ़ाई का माहौल है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपको हर तरफ मुझे लगता है एक ही गोल को लेकर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं वो सब आपको नज़र आते हैं, तो वो हेल्दी कॉम्पिटिशन लगता है। यस मैम, स्टार्टिंग में मैं जब आने वाला था तब मैंने थोड़ी नेगेटिव बातें भी सुनी थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। यहाँ कोटा में एकदम फ्रेंडली कंपटीशन है, जिससे हमें पता चल सके कि हम नीट में कहाँ स्टैंड करेंगे, वो भी यहाँ पता चल जाता है। इतना कंपटीशन है यहाँ और सारे फ्रेंडली है, टीचर्स भी इतने हेल्पफुल है, यहाँ पर हमेशा हेल्प करने के लिए साथ में रहते हैं, चाहे एकेडमिक हो या अदर प्रॉब्लम्स। अच्छा तो कोटा घूमा आपने? कोटा तो नहीं घूमा है। रिजल्ट आने के बाद भी नहीं घूमा? रिजल्ट आने के बाद घूम रहा। ओके तभी पता चला कि कोटा इतना बड़ा है। कोटा इतना बड़ा है और इतना सुंदर भी है। हाँ वही तो। अच्छा यहाँ मूवी देखने भी नहीं गए कभी दोस्तों के साथ? नहीं नहीं, कभी नहीं गए? नहीं मतलब कि ऐसे मोबाइल में ही देख लेता था एग्जाम के बाद बस। अच्छा जैसे कोटा आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे, क्योंकि जब आप अपने शहर से दूर अकेले कहीं जाते हो पढ़ने के लिए तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये समझना भी आपको ज़रूरी होगा कि मुझे ये नहीं करना है या फिर मुझे ये नहीं करना है, तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हैं यहाँ पर और उनसे कैसे बचा जाए? मैम जब लास्ट में सेशन एंड होने के बाद जब वो क्लास ख़त्म हो जाते हैं तो थोड़ा मोबाइल चलाने का मन करता है, तो उस टाइम मैं भी मोबाइल थोड़ा चलाने लगा था, तो मैंने ऐसा किया कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त बन गया था, ठीक है, तो मैंने उससे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके दे दिया था और मैंने बोला था कि तू मुझे मोबाइल मत देना, जब मैं मांगू तभी देना, कभी कभी बस। तो वो भी मुझे मोबाइल नहीं देता था। तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अच्छा दोस्त की आपने बात करी, तो आपकी जर्नी में दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है? दोस्त क्या रोल प्ले करते हैं? दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक हमेशा हम लोग अगर दोस्त नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ऐसे ही पर के, तो दोस्तों से थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए। और दोस्तों से ही पहले डाउट पूछता था मैं, अगर दोस्तों से भी नहीं हो तो टीचर्स के पास जाता हूँ, क्योंकि दोस्त ही अगर अच्छे से बता दे तो फिर क्यों जाना है। एग्जैक्टली बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अंत में आप उन स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जिनका नेक्स्ट ईयर नीट टारगेट है, जो आप ही की तरह टॉप आना चाहते हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि टेस्ट के बाद बहुत लोग पेपर एनालाइज नहीं करते, तो हमें पेपर एनालिसिस सबसे पहले आती ही करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप थोड़ी देर वो करो जो आपको करना है, लेकिन एनालिसिस पहले पेपर का करना और एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है जिसमें आप सब कुछ लिखे। उसके बाद बैकलॉग कुछ नहीं छोड़ना है, डेली का काम डेली करना, और जो रह जाए वो संडे को कर सकते हैं। अच्छा मुझे आपसे बात करने में ना इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास बतानी बाकी है। चलिए आपके ना हॉस्टल रूम की मैं बात करती हूँ। आपका हॉस्टल रूम कैसा था और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? मैम हॉस्टल रूम मेरा अच्छा था और मैंने उसमें एम्स की बड़ी सारी पोस्टर लगाई हुई थी, एंड मेरे पास एक वाइट बोर्ड था, उसमें मैंने 720 लिखा हुआ था टारगेट।
और तो वो मेरा टारगेट फाइनली मुझे लग रहा है कि आपने अचीव कर लिया। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कब आया कि ये जो मैं टारगेट एक बना रहा हूँ मैं उसे अचीव कर लूँगा? मैंने जब इतने सारे माइनर्स दिए फिर मेजर स्टार्ट हो गया था, तब मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, और स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता था कि मैं कर सकता हूँ, ला सकता हूँ रैंक अच्छा तो वाला। खुद पर भरोसा होना जी। चाहिए। अच्छा क्रिश, एलन का स्टडी मटेरियल क्या एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए इनफ है? यस मैम, मैंने मतलब कि एलन के मॉड्यूल्स के अलावा कोई रेफरेंस बुक नहीं देखा अभी। ओके। मुझे किसी का अच्छे से नाम भी नहीं पता होता। ओके। मैंने सिर्फ एलन के मॉड्यूल्स फॉलो किया, और मैंने उससे सिर्फ नीट नहीं, जेई सेशन 1 भी दिया था मैंने, जेई मेंस का, और उसमें मेरे 99.52% आए थे बिना मैथ्स के। बिना मैथ्स के? जी मैम। तो ये आपने क्या सोच के दिया? मतलब आपकी एक प्रिपरेशन नीट की चल रही है, डेडिकेटेडली आप उसके पीछे हो, ऐसे में जेई मेंस देने का ख्याल कैसे आया? मैम जेई मेंस देने का मेरा उद्देश्य इंजीनियरिंग करने का नहीं था, लेकिन मतलब मेरा वो था कि टेस्ट जो होते हैं हमें सारे टेस्ट देने चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाती है। बनना तो मुझे डॉक्टर ही था। क्रिश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जर्नी से उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और एलन और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप आगे भी पेरेंट्स का और टीचर्स का ऐसे नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू मैम। तो चलिए, जिस तरह की जर्नी हमारे साथ साझा की है कृष्ण ने, उसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और जो स्टूडेंट्स फिलहाल हमें सुन रहे हैं और जो कोटा आने के बारे में एलन के साथ जुड़कर जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। और चलिए, जिस सपने के साथ आप जुड़ते हैं वो सपना ज़रूर पूरा करें। नमस्कार।